Hopefully you can see my screen. Okay class, so the thing is that we are going to start the first lecture of content writing. Here you are going to have some kind of guidelines related with the content writing course. So first of all we are going to have it. Okay, so now I'm going to start it. First of all, about content writing refers to the process of creating written material. मैंने आप लोगों को I think डेमो में भी ये बात बताई थी कि हम राइटिंग वो कर रहे होते हैं जो कि पब्लिश हो रही होती है ऑनलाइन. जैसे कि लेट सपोज अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया हो कि न्यूज़पेपर्स जो पब्लिश होते हैं, ठीक है, अब तो न्यूज़पेपर्स बहुत कम यूज़ किए जाते हैं. अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि न्यूज़ पेपर का बाकायदा इंतज़ार हो रहा होता था कि सुबह का न्यूज़पेपर आएगा और शाम का न्यूज़पेपर आएगा. तो द थिंग इज़ दैट कि उसमें जो भी ख़बरें या जो भी आर्टिकल्स पब्लिश होते थे उनको बाकायदा बहुत दफ़ा जो है वो प्रूफ रीड किया जाता है, उनको एडिट किया जाता है, उनकी बहुत सारी चीज़ें अल्फाज बहुत सारी चीज़ों में एडिटिंग की जाती है. उसके बाद जाके वो एक फ़ाइनल आपको न्यूज़पेपर मिलता है, ठीक है. और उसमें एडिटिंग के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. क्योंकि वो ऑनलाइन पब्लिश होना होता है, उसे लोगों ने बहुत सारी यानी कि एक बड़ी कम्युनिटी ने उसे पढ़ना होता है, तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए जो कि गलत हो या जिसमें कोई मिस्टेक हो. इसी तरह से ऑनलाइन जब आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करने जा रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपका आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश होना होता है. और ऑनलाइन पब्लिश होने का मतलब ये है कि उससे आई थिंक हज़ारों तो कहना सही नहीं होगा, हज़ारों से भी ज़्यादा जिसे कहेंगे ना आप मतलब अच्छी खासी कम्युनिटी होगी बिलियंस में, और वो कम्युनिटी उसको रीड करेगी, चाहे वो अभी रीड करे या चाहे वो बाद में रीड करे, ठीक है. तो क्या है कि आपके पास ऐसा ऑप्शन जो है वो नहीं होता कि आप उसमें कोई मिस्टेक्स करें, ठीक है. वो मिस्टेक्स एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती, ना आपकी तरफ से होनी चाहिए, ना क्लाइंट, अगर आपका कोई क्लाइंट है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और ना ही उसे गूगल एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि गूगल पे ही आपके आर्टिकल्स रैंक होने हैं. तो गूगल भी मिस्टेक्स को बिल्कुल भी एडमिट नहीं करता, वो उसे कंसीडर ही नहीं करता उन आर्टिकल्स को. तो द थिंग इज़ दैट आपके आर्टिकल्स में पंक्चुएशन, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और इसके अलावा फैक्चुअल मिस्टेक्स जो होती हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है. तो द थिंग इज़ दैट हम इस तरह से अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे होते हैं, और रिटन मटेरियल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हम मिस्टेक्स ना करें, ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. द मेन गोल ऑफ कंटेंट राइटिंग इज टू इन्फॉर्म, इंगेज एंड परसुएड रीडर्स. आपको ये तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्फॉर्म, इंगेज एंड परसुएड रीडर्स. कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम सिर्फ लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, जस्ट लाइक अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, लेट सपोज होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी, 7D टेक्नोलॉजीज़, या फिर इस तरह की और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं. तो उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं. ऑफ कोर्स दैट्स न्यू टेक्नोलॉजी, तो लोगों को आप ये बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये कैसे यूज़ होती है और जो कुछ भी है, ठीक है. तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. लोगों को इंगेज करने का मतलब ये है कि आपको या तो लिंक विंक में अपने कुछ क्लिक करवाना है, या अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करवानी है, अपनी कोई सर्विसेज सेल करवानी है, तो आप लोगों को इंगेज रखना चाहेंगे, या फिर आप किसी और दूसरे तरीके से भी लोगों को इंगेज करना चाह सकते हैं. लोगों को परसुएट करने का मतलब है कि आपने अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, कोई बात मनवानी है, तो आप उसके लिए लोगों को परसुएट करेंगे. इसके जो राइटिंग में इसकी जो आर्ट्स है ना वो इस तरह से होते हैं कि आप टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच के सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, आगे चलते हैं. मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आपको ईजी लगेगा फिर. इट रिक्वायर्स अ यूनिक सेट्स ऑफ स्किल्स टू बी सक्सेसफुल. यानी कि हर एक राइटर जो अपने आप को राइटर कहता है, ही और शी कैन नॉट बी अ कंटेंट राइटर, ठीक है. हर कोई राइटर नहीं हो सकता, और ऐसा इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि देखें, राइटर होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बहुत सारी, ना सिर्फ रिसर्च करके बल्कि वैसे भी आपके पास इंफॉर्मेशन, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर होने चाहिए. लेट सपोज आप कहीं बाहर घूमने गए, ठीक है, तो आपने जहाँ जहाँ भी आप घूमने गए वहाँ के सारे सीन्स, सारा कुछ जो भी हुआ है वो सारा कुछ आपने अपने जहन में फीड कर लिया. आपने कोई मूवी देखी, आपने उस मूवी के सीन्स और उस मूवी की जो भी स्टोरी है, जो कुछ भी, वो अपने जहन में फीड कर लिया, ठीक है.
अब आपने क्या किया, आपके पर्सनली जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं पढ़ाई के हवाले से, जॉब के हवाले से, आपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को अपने जहन में फीड किया हुआ है। ये क्या है, अभी ये सब इनपुट जा रहा है, जैसे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं अपने माउस के ज़रिए, कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दे रहे होते हैं, कंप्यूटर से प्रोसेस करता है, ठीक है, अपने जहन में प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद आपको आउटपुट शो करता है। तो द थिंग इज़ दैट आपने इनपुट ये सारा जमा करना शुरू कर दिया, अब आप इसकी प्रोसेसिंग अपने माइंड में कैसे करते हैं। आपने जो मूवी देखी, आपने जो घूमा फिरा, वहाँ पर जो आपने सीन्स देखे, आपने जो कुछ भी अपने दिमाग में फीड किया हुआ है, उस सबको आप ऐसे प्रोसेस करेंगे कि आप उसे अपने जो भी टॉपिक पे आप लिखना चाह रहे हैं, अगर आप उससे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं तो आप उनको रिलेट करके एक स्टोरी लाइन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप स्टोरीज क्रिएट करना जानते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि अपने जो भी आपने आपके पास जो भी इनपुट है आपने उसको प्रोसेस करके कैसे आउटपुट देना है, तो दैट इज़ द सिनेरियो विद यू, ठीक है। तो क्या है, अब आप प्रोसेसिंग करेंगे अपने जहन में, ये सोचेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे मूव ऑन करना है, क्योंकि देखें इंटरनेट पे हज़ारों तरह के आर्टिकल मिलेंगे आपको एक टॉपिक पे, ठीक है। अब मुझे बताएं, एक टॉपिक पे इतने सारे वर्ड्स, अलग अलग तरीके के इतने सारे वर्ड्स हम कैसे ला सकते हैं। वो हम ऐसे ला सकते हैं कि जब हम अपने इनपुट को डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपने एक फिल्म मूवी देखी और आपके दोस्त ने भी एक मूवी देखी है, अब आप दोनों ने सेम मूवी देखी और आप दोनों को कहा जा रहा है कि इस मूवी पे आप रिव्यू लिखें, तो अब आप दोनों जो रिव्यू लिखेंगे वो दोनों रिव्यूज़ थोड़े बहुत चेंज होंगे। ऑल्दो मूवी की स्टोरी एक ही है, लेकिन वो रिव्यूज़ इसलिए चेंज होंगे क्योंकि आप दोनों ने अपने दिमाग में उसे प्रोसेस अलग अलग तरीके से किया है, बिकॉज यू बोथ आर डिफरेंट। ओके, सो दैट्स द सिनेरियो कि आपने अपनी प्रोसेसिंग पे ज़्यादा काम करना है और उसके बाद फिर जो आपका आउटपुट निकल के आएगा वो आउटपुट आपका आउटस्टैंडिंग होगा और यूनिक होगा, ठीक है। अच्छा जी, ओके, आगे चलते हैं। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा होगा। देखिए, मैंने अभी आपकी से बात की इनपुट की, तो इनपुट आपका मूवीज़ देख के भी आ सकता है, कैजुअल एक्सपीरियंसेस से भी आ सकता है, रीडिंग से भी आ सकता है। जो रीडिंग है ना, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रीडिंग करते हैं या रिसर्च करते हैं तो आपको रिसर्च करने से ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी टॉपिक के लिहाज से। तो जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो आप इस तरह से नज़र आते हैं, लेकिन असल में अगर आप सही वाले रीडर है ना, तो सही वाले जो रीडर होते हैं वो अपनी उस स्टोरी में खो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही खो जाते हैं कि उन्हें वो सारे सीन्स, विजुअल्स नज़र आ रहे होते हैं। अगर आप में से कोई ऐसा है तो आई थिंक उसको इस बात का अंदाज़ा होगा कि हम जब कोई नॉवल, कोई स्टोरी या कुछ भी ऐसा पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने आप को ऐसे लगता है हमारे जहन में ना उसके विजुअल्स बनने शुरू हो गए, जो स्टोरी है उसके सीन्स जो आ रहे हैं उसके विजुअल्स बनने शुरू हो जाते हैं हमारे जहन में। तो दैट इज़ द परफेक्ट रीडिंग सिनेरियो। और अगर ये सिनेरियो आपके जहन में बनता है तो दैट मीन्स कि आप इसी सिनेरियो को यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छे राइटर भी बन सकते हैं। आपको पता है कि ये सिनेरियो कैसे बनता है जहन में? ये ऐसे बनता है कि जो स्टोरी आप पढ़ रहे हैं उसे जिस राइटर ने भी लिखी है उसने भी ऐसी विजुअल्स सोच कर लिखी होंगी, तो जब उसने अपने वर्ड्स में अपने विजुअल्स को कन्वर्ट करके लिखा और आप उसके वर्ड्स पढ़ रहे हैं और आपके जहन में भी वही विजुअल्स बनना शुरू हो गए, तो दैट मीन्स कि ही इज़ द बेस्ट राइटर, ही और शी इज़ द बेस्ट राइटर, क्योंकि वो आपके जहन में वो विजुअल्स बना रहा है अपने उन वर्ड्स के ज़रिए। तो आपने भी बिल्कुल एक ऐसा राइटर बनना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप काम करना है। इतना ईजी नहीं होता, आई नो इतना ईजी नहीं होता, बट द थिंग इज़ दैट यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग विल बी ईजी फॉर यू। आगे चलते हैं, इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग क्या होती है। बेसिकली इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ रिसर्चिंग, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ये जो आप मूवी देख रहे हैं, ये जो आप घूमने फिरने जा रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, ये सारा रिसर्चिंग का एक पार्ट है। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे आर्टिकल लिखने का कहा जाए तो उस पर फिर आप रिसर्च करेंगे। वो रिसर्च जो आप करेंगे वो रिसर्च भी आपकी क्या होगी कि वो रिसर्च भी आपकी रीडिंग और ये सारे रिसर्च का प्रोसेस होगा। मेरी वॉइस क्लियर है क्लास सबको? यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आए हुए हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है। यस क्लास, मेरी वॉइस क्लियर है?
ओके नबीला, देन आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें क्योंकि मेरे पास तो मैसेजेस आ रहे हैं सबके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अभी आप ये टारगेट ऑडियंस वाला फैक्टर देख रहे हैं ना, अब से आपको हर क्लास में, हर टॉपिक में सबसे पहले मैं आपको टारगेट ऑडियंस ही बताऊंगी। मैं हर टॉपिक के शुरू में आपको बोलूँगी कि टारगेट ऑडियंस में आ जाते हैं भाई, टारगेट ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो द थिंग इज़ दैट अगर आपने टारगेट ऑडियंस को समझ लिया, अभी जो मैंने आपको इससे पहले पिक्चर दिखाई उसमें क्या था, एक राइटर ने लिखा और वो विजुअल्स आपके जहन में बन रहे हैं। वो जो राइटर है उसने अपना टारगेट सोच कर लिखा होगा। अगर एक बड़ी कंपनी या एक स्मॉल कंपनी भी किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, लेट सपोज वो सर दर्द की कोई टैबलेट निकालती है, ठीक है, नई टैबलेट सर दर्द की, पैनाडोल को हटा दें, पैनाडोल के अलावा कोई नई टैबलेट आ गई है भाई, वो सस्ती भी है और वो उस बहुत इफेक्टिव भी है। अब ये जो पैनाडोल के साथ जो टैबलेट आई है, इस टैबलेट को बनाने वाले ने ये सोचा होगा ना कि किसी के सर में दर्द होगा तभी वो ये खरीदेगा, ठीक है, ऐसे ही तो कोई नहीं खरीदेगा उस सर दर्द की टैबलेट को। तो यही सारा सीन आपकी टारगेट ऑडियंस है। असल में आपको जब कोई टॉपिक मिलता है लिखने का, चाहे वो टॉपिक टेक्नोलॉजी पे हो, एजुकेशन पे हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो आपको उसकी टारगेट ऑडियंस सोचनी पड़ती है। अच्छा, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आई एम गोना शो यू वन ऑफ माई आर्टिकल ताकि आपको टारगेट ऑडियंस की अच्छी तरह समझ आए। ओके, दैट्स माई आर्टिकल अबाउट ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलिंग का आर्टिकल है। चीप प्लेसेस टू ट्रैवल फ्रॉम वैलेंशिया, ठीक है, तो वैलेंशिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है। अब मुझे बताएं, ये ट्रैवलिंग का आर्टिकल है तो ये मैंने क्या सोच कर लिखा होगा, इसकी टारगेट ऑडियंस कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे जो कि ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, और अगर ट्रैवलिंग नहीं भी करते तो कम से कम उन्हें ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ने का शौक है, हॉबीइस्ट हैं वो या तो, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट हमने इन लोगों को टारगेट किया और फिर हमने लिखना शुरू किया। हैव यू बिकम सो रेस्टलेस दैट यू ऑलमोस्ट वांट टू गो ऑन एन एडवेंचर विदाउट स्पेंडिंग अ फॉर्च्यून? If, as a travel addict, you reside in Valencia for some reason, you have hit the jackpot, remembering, of course, that there are innumerable superb and affordable places। यानी कि ये सारा कुछ मैं क्या बता रही हूँ, मैं लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आप एक ट्रैवलिंग एडिक्ट हैं, अगर आपको बहुत शौक है, आप मैड हैं, यू आर क्रेजी अबाउट ट्रैवलिंग, तो फिर क्या है कि आप इस बात को भी याद रखें कि ट्रैवलिंग में पैसे बहुत खर्च होते हैं और उसमें आपको पैसे बचाने के लिए हमने ये आर्टिकल लिखा है और हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ से आप कौन कौन सी जगहों को ट्रैवल कर सकते हैं और फ्लाइट के प्राइजेज़, एकोमोडेशन के प्राइजेज़, ये सारा कुछ मैंने इसमें मेंशन किया है, ठीक है। तो क्या ये क्लास अब मुझे पता है, ये मैंने क्यों ऐड किया है, ये कॉस्ट एस्टिमेट मैंने इसलिए ऐड किया है कि जो कोई भी ट्रैवलिंग करेगा वो यकीनन अपने फ़्लाइट्स के चार्जेस देखेगा, वो ये देखेगा एकोमोडेशन में कहाँ ले सकता हूँ, कौन कौन से होटल्स हैं इस जगह पर, खाना किस तरह का मिलेगा, उसका बजट कितना होगा। ऑफ कोर्स हम पहले से ही सारा कुछ डिसाइड करके फिर ही ट्रैवलिंग करते हैं ना। तो द थिंग इज़ दैट आपने इस तरह से अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया कि उसको उसके मतलब की सारी चीज़ें मिल गई एक ही आर्टिकल में, ठीक है। ये मैंने अभी सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिया है। आगे चलते हैं। डेवलपिंग ए क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। आपने कोई फ्लफ क्रिएट नहीं करना अपने आर्टिकल में। फ्लफ का मतलब ये होता है क्लास, जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में, हमसे पूछा कुछ जाता है कि भाई कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, और आप उसका जवाब देते हैं वो ना मेरी मम्मा ना शॉपिंग पे गई थी तो फिर उसके बाद वो वापस आई तो फिर हमने खाना देर से खाया, फिर हमारे पापा भी देर से आए, मतलब इस तरह की बात। द थिंग इज़ दैट मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये एक वैसा सिनेरियो है कि जिसमें एक बच्चे से जब पूछा जाए कि तुम स्कूल क्यों नहीं आए थे तो वो एक लंबी कहानी सुनाएगा और उसके बाद जाकर बताएगा कि मैं इस वजह से स्कूल नहीं आया था। तो आपने अपने आर्टिकल में बिल्कुल भी ये नहीं करना है, आपने टू द पॉइंट, कंसाइज एंड क्लियर बात करनी है, फ्लफ क्रिएट नहीं करना। फ्लफ इज लाइक द थिंग जिसे हम कहते हैं आए बाएं शाएं, तो आए बाएं शाएं वाली बात बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि आपने क्लियर एक मैसेज करना है। उसके बाद आपने इंगेजिंग और ईजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स लिखने हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड का मतलब है सिंपल इंग्लिश लिखनी है,
आपकी इंग्लिश ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें मुश्किल अल्फाज हों, क्योंकि आपके जो आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ नहीं पढ़ने वाले, बल्कि अंग्रेज़ों के अलावा नॉन नेटिव स्पीकर्स भी उसे पढ़ेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखें, अमेरिका या यूएस को अगर हम टारगेट करें तो वहाँ पे रशियंस भी होते हैं, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, कैनेडियन होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं। तो देयर आर अदर कम्युनिटीज़ जो कि जिनकी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं होती, तो वो भी हम और आप जैसे ही लोग होते हैं जो कि उस आर्टिकल को पढ़ रहे होते हैं, तो उनको ईजी इंग्लिश चाहिए होती है पढ़ने के लिए। तो हम उसी तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। विद द राइज ऑफ digital marketing and online communication, content writing has become a critical aspect of managed businesses marketing strategies. इससे रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, और वो फैक्ट ये है कि मेरा एक क्लाइंट है जिसकी एफिलिएट वेबसाइट है, यानी कि अमेजोन के लिंक्स जनरेट करके वो वेबसाइट है और फोटोग्राफी की नीश है वो। ठीक है, तो उस वेबसाइट पे उसने मुझे ये बताया कि डेली बेसिस पे 26,000 लोग विजिट करते हैं उसकी वेबसाइट। कितने? वर्ल्ड वाइड 26,000 लोग। अब उनमें से वो, यानी कि वो लिंक ऑफर करते हैं, अगर उन लिंक्स पे क्लिक करके कोई अमेजोन पे जाके परचेजिंग करता है तो उसका कमीशन उसे भी मिलता है। तो अगर 26,000 लोगों में से हज़ार तो बहुत ज़्यादा हो गए, अगर 500 लोग भी उस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डरिंग कर देते हैं, तो द थिंग इज़ दैट अच्छा खासा कमीशन उसके पास आ जाता है। तो दैट्स द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि यूएस में, बाहर के मुल्कों में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इन जगहों पर लोगों को रीडिंग करने का बहुत शौक होता है। और आजकल रीडिंग करने के लिए गैजेट्स मौजूद हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, तो लोग ज़्यादातर उस पर रीडिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन आर्टिकल्स। दैट्स वाई कंटेंट राइटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रही हूँ कंटेंट राइटिंग के। उसके बाद क्या है? वेल क्राफ्टेड कंटेंट कैन हेल्प इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट का ट्रैफिक आपको मिल सकता है, यानी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे। इम्प्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स। ऑफ कोर्स गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करेगा जब वो देखेगा कि अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पोस्ट हो रहे हैं उस पर। बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। आपके बारे में लोग जानेंगे कि हु आर यू, आपकी ब्रांड क्या, आपकी वेबसाइट क्या है, या फिर क्लाइंट, जिस क्लाइंट के लिए भी आप काम कर रहे हैं। और उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कर लेंगे अपनी, कि लोग आपको जानना शुरू कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल होता है। अगर आप का कोई एक्सपीरियंस है, आपके आसपास किसी का कोई एक्सपीरियंस है वेबसाइट बिल्डिंग का, तो ऐसा बिल्कुल होता है। ऑनलाइन दुनिया में बिल्कुल ऐसा होता है कि आप इजीली घर बैठकर अपना जो है अच्छा खासा एक बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं और आप अपने क्लाइंट के लिए भी अच्छा काम करके उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्लाइंट भी अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा, और ऑफ कोर्स वो आपको भी फिर उसकी बेनिफिट्स देगा। अच्छा, टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है? डिफरेंट टाइप्स कंटेंट के होते हैं, जिसमें से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग पोस्ट क्या होती है? शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि 500 वर्ड्स से थोड़े 800-1000 वर्ड्स तक। उन आर्टिकल्स में हम इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, हम लोगों को इंगेज भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको ये दिखाया ट्रैवलिंग वाला आर्टिकल, तो ये एक ब्लॉग पोस्ट ही है। ठीक है, ये ब्लॉग है, उस ब्लॉग पे ही ये पब्लिश होता है। तो इसमें जो है इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, एंटरटेनमेंट की बात हो सकती है, कोई भी इनसाइट्स हो सकती हैं, यानी कि कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स बिजनेस से रिलेटेड, या कोई सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती है, मैथमेटिक्स से, स्टैटिस्टिक्स से। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉग पोस्ट जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट सोशल मीडिया अपडेट। सोशल मीडिया अपडेट कैसे होती हैं? आप जैसे अपना सोशल मीडिया खोलते हैं तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स आ रहे होते हैं। अब ये क्या है? दिस इज़ अ पिक्चर। इस पिक्चर में यू जस्ट सी द बारबेक्यू। यहाँ पर एक बारबेक्यू की पिक्चर लगी, यहाँ हेडलाइन डली है टुडेज स्पेशल मेन्यू। डिलीशियस फूड लिखा है, 50% ऑफ है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर है और 2-3 लाइंस लिखी हैं। तो आपको सिर्फ ये पिक्चर देखकर सब कुछ समझ आ सकता है। वो क्या है कि आज का स्पेशल मेन्यू बारबेक्यू का है और इस पर 50% ऑफ है। अब आप क्या करेंगे? ये सिर्फ पिक्चर देखेंगे, आपने पढ़ा वढ़ा कुछ नहीं, सिर्फ हेडलाइन पढ़ी और ये देखा, सिर्फ ये पिक्चर देखी, और आपने सोचा यार मुझे अपने दोस्तों को पार्टी तो करनी है, तो नेक्स्ट वीक में करनी है, तो चलो क्यों नहीं मैं आज कर लेती हूँ। आपने अपने दोस्तों को दावत दी और आपने बुला लिया और फ़ौरन से 50% ऑफ में
ये ऑफर कर दिया। हालांकि 50% तो खैर कोई भी नहीं देता ऑफर, बट ये एक पिक्चर लगाई है मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि इस तरह की पिक्चर से ही आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये पिक्चर बनाना भी एक आर्ट है सोशल मीडिया के लिए, और इसका भी मैं आपको पूरा जो है वो बाकायदा सिनेरियो बताऊंगी कि किस तरह से हम ये पिक्चर बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या इन्फोग्राफिक्स हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, जैसे लेबलिंग वगैरह होती है, हेडलाइंस होती हैं, ठीक है, स्टैट्स कोई डली हुई होती हैं, तो ये इन्फोग्राफिक्स भी कैनवा के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं ईजिली। तो दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो एज ए सोशल मीडिया राइटर आप इस तरह के काम भी कर सकते हैं। और अगर आप इन्फोग्राफिक्स के काम करके देते हैं अपने क्लाइंट को अपने आर्टिकल्स लिखने के साथ साथ, तो ये आपके लिए आपका एक एक्स्ट्रा काम हो जाएगा जिससे आप अपने क्लाइंट को भी इंस्पायर कर सकते हैं। और ये बहुत ईजी काम है इफ़ यू नो कैनवा। और अगर आपको नहीं भी जानते आप कैनवा को, तो आप जो है कैनवा पे रिसर्च करके सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। देन यू कैन क्रिएट वीडियोज़ यूट्यूब की, ठीक है। इसके जो स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं वो भी एक कंटेंट राइटर ही लिख देता है, जिससे कहते हैं यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटर की बहुत सारी जॉब्स होती हैं जो कि जिन पे आप बेट कर सकते हैं और आपको आराम से जो है वो एज ए स्क्रिप्ट राइटर काम मिल सकता है। और स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, सीन्स होते हैं, तो देयर आर डिफरेंट थिंग्स। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग राइटिंग द ई बुक्स। ई बुक्स क्या होती हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं कि एक बुक में एक टॉपिक के लिहाज से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो बुक में आप टॉपिक के लिहाज से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी A to Z सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ईमेल मार्केटिंग पे एक ई बुक डाउनलोड की थी HubSpot से। तो उस ई बुक के अंदर ईमेल मार्केटिंग की डेफिनेशन, उसकी काइंड्स, उसके प्लेटफॉर्म्स, उसके स्कोप और सारा कुछ उसमें मौजूद है। यानी A to Z सारा कुछ एक टॉपिक के अंदर जो कुछ भी लिख दिया जाता है, या ये आर्टिकल जैसी बात नहीं होती। ई बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं, ये एक ऑनलाइन बुक की तरह होती है। तो आप एक टॉपिक पे ई बुक भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग द राइटिंग दी न्यूज़ लेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर आप अभी भी अपना जीमेल का इनबॉक्स खोलेंगे तो आपके पास बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आते हैं। आपने किसी वेबसाइट को खोला, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अपना ईमेल एड्रेस दे दें लॉगिन करने के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, वहाँ से आपको न्यूज़ लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं। फिर आप ऐप्स जो डाउनलोड करते हैं, फूड पांडा की होती है, उबर, करीम, मतलब ये सारी जो ऐप्स होती हैं सारी भी आपको न्यूज़ लेटर्स भेज रही होती हैं। कुछ प्रमोशनल होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशनल होते हैं। जैसे बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉपी राइटर की वेबसाइट पे जाके उसकी न्यूज़ लेटर को सब्सक्राइब करें तो वो आपको अपनी कॉपी राइटिंग की टिप देना शुरू कर देगा या अपने कोर्स से रिलेटेड बातें बताएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से न्यूज़ लेटर्स भी लिख सकते हैं जो कि ईमेल की तरह ही होते हैं, उसमें लेकिन बाकायदा न्यूज़ होती है पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर बन सकते हैं। जैसे अमेजोन पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, उन प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन जो लिखता है, जैसे कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं और ये आपको कहाँ कहाँ बेनिफिशियल हो सकती है और दूसरे प्रोडक्ट से ये कैसे चेंज है। तो दैट्स द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो कि हम बेनिफिट्स, फीचर्स, यूजेस के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको लिखने का एक अलग तरीका होता है। अगर आप अमेजोन पे जाकर चेक करें तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिखी जाती है। कॉपी राइटिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉपी राइटिंग में क्या है बेसिकली कि आप कंपेलिंग और परसुएसिव कॉपी बनाते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। ये एक एडवर्टीजमेंट टाइप ऑफ चीज़ होती है जिसमें आप एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं बेसिकली अपने बिजनेस का, अपने क्लाइंट का, अपनी वेबसाइट का या जैसे भी हो। तो क्या है कि इसमें आप वैसे तो डिफरेंट सिनेरियोज हैं कॉपी राइटिंग करने के, लेकिन आप कॉपी राइटिंग वेबसाइट्स के लिए भी कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स, ब्लॉग्स में भी कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप और भी बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमें टारगेट ऑडियंस पे, उनकी असल में नीड्स क्या है, पेन पॉइंट्स जो होते हैं ना असल में आपके टारगेट ऑडियंस को। अगर जैसे अभी मैंने आपको एक पिल की एग्जांपल दी थी जो कि हेडेक के लिए थी, ठीक है, सर दर्द की एक गोली है, अगर वो एक कंपनी ने नई बनाई है
जो कि पैनाडोल से भी सस्ती है और पैनाडोल से ज़्यादा इफेक्टिव है, लेट्स सपोज। तो अब मुझे बताएं उसकी कॉपी राइटिंग कैसे की जाएगी। उसकी कॉपी राइटिंग ऐसे की जाएगी कि पैनाडोल के पहले तो ये देखे जाएंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ हैं। पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब पैनाडोल के साइड इफ़ेक्ट्स सर्च किए जाएंगे और फिर बताया जाएगा कि दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं, नाम नहीं लिया जाता दूसरे प्रोडक्ट्स का, बस ये कहा जाता है कि दूसरी जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये वो आई थिंक वो किडनी पे इफेक्ट करती है, तो वो किडनीज पे इफेक्ट करती है, लेकिन ये वाली जो हमारी पिल है ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और ये इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और आपको ये जो है वो बहुत जो है वो सेटिस्फाई करेगी और जो कुछ भी है। तो द थिंग इज़ दैट आप इस तरह से दूसरे प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन करके कॉपी राइटिंग करते हैं। और कॉपी राइटिंग बेसिकली लोगों के लिए की जाती है कि लोगों के असल में पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई पैनाडोल बहुत ज़्यादा खाता है, उसके सर में दर्द होता है, तो यकीनन उसके किडनीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी किडनीज पे इफेक्ट ना पड़े इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट में उस चीज़ को ऐड करेंगे और उस चीज़ को फिर प्रमोट करना शुरू कर देंगे कि क्या आपकी किडनीज पे इस तरह से इफेक्ट हो रहा है, आप रोज़ाना पैनाडोल खा रहे हैं, तो यू जस्ट हैव टू चेंज योर पिल एंड दैट्स द this pill which has been created by whatsoever the company name, and after that you are going to tell about its benefits, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में कॉपी राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक सिनेरियो बताया, अदरवाइज कॉपी राइटिंग से रिलेटेड देयर आर मैनी अदर सिनेरियोज जो कि ऑन एंड ऑफ हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, प्रपोजल राइटिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर एज ए कंटेंट राइटिंग आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली, ठीक है, एज ए कंटेंट राइटर आपने कंटेंट राइटिंग सीख ली, फिर आपने थोड़ा बहुत कॉपी राइटिंग पे काम किया, लेकिन आपने असल काम अगर प्रपोजल राइटिंग पे शुरू कर दिया, तो मैं आपको इसका सिनेरियो बताती हूँ। असल में क्या होता है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उन सारे बिजनेसेस को काम करना तो आता है, चाहे वो कैसा भी काम करते हो, प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे, उनको काम करना तो आता है, लेकिन उन्हें क्लाइंट लाना नहीं आता अपनी तरफ। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन क्लाइंट से बातचीत करने, कम्युनिकेशन करने में उनको एक एक्सपर्ट बनना चाहिए, और वो एक्सपर्ट बंदा प्रपोजल राइटर ही होता है, जिसे बिडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो एज ए बिडर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो जाए तो आप एज ए बिडर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ भी काम ऐसे कर सकते हैं कि आप उनको क्लाइंट ला कर दें और वो कंपनीज़ आपको उसके लिए एक बहुत हैंडसम अमाउंट पे करेंगी। और ये काम ज़्यादातर रिमोट भी होता है और ऑन साइट भी आपको मिल सकता है। तो हम करेंगे प्रपोजल राइटिंग लास्ट में अपने इस कोर्स के, जिसमें हम देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाना पहले तो सीखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के बाद उस पर प्रपोजल्स हम कैसे भेजते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट तरीके से, ताकि वो एक कैजुअल रोबोटिक टाइप ऑफ प्रपोजल्स ना लगें, बल्कि आपके क्लाइंट उससे अट्रैक्ट हों। और ये सारे प्रपोजल्स मैं आपको अपने भी दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से उस पर काम किया हुआ है, सो दैट यू विल बी फीलिंग ईजी अबाउट दैट। अच्छा जी, ओके क्लास। तो अभी तक अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ लें। आई एम गोइंग टू ओपन योर माइक्स, ठीक है। आप लोग माइक्स पे अपने क्वेश्चंस पूछें, because I just want to listen your voices, but I have shortage of time, तो ज़रा जल्दी जल्दी से questions पूछिएगा। Yes. Yes class, is there anybody who want to ask me the question related with this first lecture? इसके बाद हम अपना रिसर्चिंग का काम स्टार्ट करेंगे। No question, Omar Tanoli, okay. Excuse me, ma'am. Yes, please speak a bit loud. मैम कॉपी राइटिंग फिर से समझा दें, एक बार रिपीट कर। कॉपी राइटिंग बेसिकली आप ये समझ लें, आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखती हैं ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स की, क्या होता है हमें नहीं भी ख़रीदनी होती कभी वो प्रोडक्ट, लेकिन उस एडवर्टीजमेंट की वजह से हम कभी कभी सोचते हैं कि यार एक दफ़ा ख़रीद के देख लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स द सीन विद द कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग का हम क्या करते हैं, असल में वर्ड्स के ज़रिए
लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। अब ये डिफरेंट तरीके से हो सकती है, वेबसाइट्स कॉपीज़ क्रिएट हो सकती हैं, सेल्स पेजेस बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग हो सकती है, ये प्रपोजल राइटिंग भी इसका एक पार्ट है। तो देयर आर अदर सिनेरियोज विद द कॉपी राइटिंग, और इसकी डिटेल मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने कोर्स में बताऊँगी, ठीक है। और इसकी बहुत सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स होती हैं जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखेंगे, हेडलाइंस की, हुक स्टेटमेंट की। देयर आर मैनी थिंग्स टू लर्न इन दिस कोर्स with the copywriting. Yes, class. Hello. क्लास ये जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स में ना सिर्फ आपको कंटेंट राइटिंग का पूरा ये कोर्स है, बल्कि आपको प्रपोजल राइटिंग आने वाली है, आपको अपवर्क की प्रोफाइल अपनी बनानी आ जाएगी प्रोफेशनली, आपको कॉपी राइटिंग की बहुत सारी ट्रिक्स आ जाएंगी। तो देर आर न्यूमरस थिंग यू कैन डू आफ्टर दिस कोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि DSC यानी कि डिजिटल स्किल सेंटर आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है बेसिकली आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। तो आप इसके लिए भी रेडी रहेंगे। तो देर आर न्यूमरस वेज, अगर आप इस कोर्स को टाइम देंगे तो आपको ये बहुत फ्रूटफुल होने वाला है आगे जाके। अच्छा देखिए, यहाँ मैंने लिखा है कंटेंट राइटिंग कैन डू द मैजिक, एंड लिटरली इट कैन डू द मैजिक, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस इससे बहुत टॉप पर चले गए सिर्फ बाय हायरिंग अ गुड कंटेंट राइटर। यस, एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, ये जो आपने बताया है कि कंटेंट जो है, मतलब जो टाइप्स हैं कंटेंट की, तो इसमें सबसे इजी कौन सा होता है? मैं किसी को भी इजी नहीं कहूँगी, बिकॉज हर कंटेंट की टाइप में आपको अपना पूरी कंसंट्रेशन लगानी होती है। राइटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क जैसे कि बाकी के टास्क हैं। राइटिंग में आपको ना अपना जहन बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड रखना होता है, दैन यू कैन राइट गुड थिंग्स। तो दैट्स नॉट एन ईजी जॉब, चाहे आप इसमें से कोई सा भी उठा लें। हाँ, ये है कि जब आप यूज टू जाते हैं तो आपको ये जो प्रपोजल राइटिंग है ना, ये मैं आपको बताती हूँ, चले अपना एक एक्सपीरियंस। मैंने जब ये प्रपोजल राइटिंग सीखी थी तो मैंने इसके लिए 1 महीना प्रैक्टिस की थी, और वो भी कैसे, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे मैं लगातार इस पे काम करती थी, ठीक है, 1 महीना। उसके बाद जाके मैंने सीखी थी। एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक डीमोटिवेटेड सम टाइम, क्योंकि उस टाइम पे टाइम ऐसा था तो मुझे फील हुआ डीमोटिवेटेड। लेकिन अब जब ये प्रपोजल राइटिंग आ गई तो अब मुझे मुश्किल से 2 घंटे लगते हैं, और मैं अपने क्लाइंट्स की प्रोफाइल पे बहुत सारे प्रपोजल्स भेजती हूँ और उनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। तो दैट्स द सिनेरियो। कोई भी चीज़ शुरू में इजी नहीं होती, आप जब इससे सीखेंगे आपको मुश्किल ही लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, आफ्टर दैट यू विल मेक इट इजी बाय योरसेल्फ। अच्छा क्लास में आपको जल्दी से एक हाँ जी जी, वालेकुम अस्सलाम, जी पूछे। मैडम, असल में मैंने ये कंटेंट जो समझ रहे हैं, सिर्फ लिखना, मतलब इस सिनेरियो में समझ रहे हैं, लेकिन मैं तो इस कोर्स को जो समझ किया मैंने अमेज़न पे, तो इस आई कांट लिसन टू यू प्रॉपरली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहम्मद सज्जाद का ना माइक ऑन है, ये प्रॉब्लम कर रहा है मेरे ख्याल में, इसको बंद कर देंगे। मोहम्मद सज्जाद इस भी बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ ही समझ नहीं आई। नहीं, वो नहीं बात कर रहे, वो बात नहीं कर रहे थे, कोई और बात कर रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, ओके, मैं देख रहा हूँ। यस, चलिए, बस मैंने यही कहना था। अच्छा ओके। Hello. अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक मैम। मैम मैं ये कह रही थी कि मैंने आज सेशन ज्वाइन नहीं किया, अभी ज्वाइन किया है, तो क्वेश्चन आंसर हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग आ जाएगी ग्रुप में? बिल्कुल मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, बिल्कुल। यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग एंड आफ्टर और मैम दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। और मैम आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कहा है कि आप डायरेक्टली मैसेज ना करें, लेकिन ग्रुप में तो प्राइवेसी लगी हुई है, हम तो मैसेज नहीं कर सकते वहाँ। I am going to open that privacy after this class.
ठीक है, तो फिर आपको ओके आप वहाँ पे क्वेश्चंस करें। अच्छा क्लास, एक बात याद रखिएगा, क्लास के फ़ौरन बाद आपकी प्राइवेसी ग्रुप की ख़त्म हो जाएगी, तब आप 1 घंटे तक क्वेश्चंस आंसर्स जो भी करना चाहें कर सकते हैं, और आपको उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, और उसके बाद दोबारा 1 घंटे के लिए प्राइवेसी लगेगी ताकि वो रिकॉर्डिंग सबको मिल जाए, वरना वो फिर मैसेजेस में मिक्सअप हो जाती है। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा क्लास में आपको ये बताने लगी थी कि यहाँ पर आपका आज का असाइनमेंट ये है कि आपने 5 आर्टिकल्स रीड करने हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, कोई से भी टॉपिक पे उठाएं, 5 आर्टिकल्स कहीं से भी ऑनलाइन आपने रीड करना है और उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि वो आर्टिकल आपको किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या चीज़ हो सकती है जो उन आर्टिकल्स में आपको अट्रैक्ट करेगी, ये आप मुझे बताएंगे, और ये सारा कुछ आपने खुद सोचना है, मैंने कुछ नहीं बताना, ठीक है। उसके बाद जब आप मुझे इसका आंसर देंगे तो फिर आई विल टेल यू कि मैंने आपको ये असाइनमेंट क्यों दिया और इससे आपकी क्या लर्निंग हुई। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? और आप Yes, लोगों के ma'am. पास Yes, आई ma'am. थिंक टाइम काफ़ी है, वैसे तो ईद भी आ रही है, लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत इसको मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। तो 5 आर्टिकल्स ना भी हों तो कम से कम 3 आर्टिकल्स तो पढ़ें किसी भी टॉपिक पे। ओके, अब्दुल रहमान, मैंने आपको बताया ऑनलाइन कहीं से भी आप आर्टिकल्स पढ़ें, किसी भी वेबसाइट से, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नीश पे, जिस पे आप इंटरेस्टेड हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, इट्स अप टू यू। मुझे टॉपिक से कुछ नहीं करना, मुझे असल में वो चीज़ चाहिए कि आपको क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट कर रही थी, बस वो चीज़ चाहिए। यस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका, ठीक है? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे 2 चीज़ें मैंने पूछनी। एक तो आजकल चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, जी पूछें। जी उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है राइटर्स को। हाँ जी, तो उससे हम किस तरह की हेल्प ले सकते हैं सब टाइप्स में लिखने के लिए? कौन सी टाइप ज़्यादा अच्छी है कि हम चैट जीपीटी से थोड़ी लेकर उसके ऊपर दोबारा थोड़ा सा करें? एक अच्छा। चीज़। और दूसरी, अगर अगर कोई किसी ने आईटी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर साइंस, या किसी ने बिजनेस पढ़ा हुआ है, या कोई इंजीनियर है, तो अगर वो कंटेंट राइटर बनता है तो उसको कल को मेडिसिन पर भी लिखना पड़ सकता है, एग्रीकल्चर पर भी लिखना पड़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर पर भी लिखना पड़ सकता है। तो वो कैसे अपने इन सारी चीज़ों में लिख सकता है? या आप किसी एक डोमेन में रहें, जैसे बैंकिंग पे लिखते रहे सारी ज़िंदगी, एग्रीकल्चर पे लिखते रहें, या मेडिसिन पे लिखते रहें? ये दोनों में मुझे थोड़ा रिप्लाई दीजिएगा। अच्छा, पहले मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगी। वो ये है कि अगर आप एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो ही आप मेडिकल के आर्टिकल्स अच्छी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए। अदरवाइज़ बाकी की जो फील्ड्स हैं, लेट्स सपोज कि मेरी जो फील्ड है, मेरी फील्ड नहीं थी कंप्यूटर कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड, बट मैंने हज़ारों की तादाद में आर्टिकल्स लिखे हैं इन पर, ठीक है, एंड आई विल बी शोइंग यू दैट। कंप्यूटर में मेरा बिल्कुल दिमाग ही नहीं चलता था, ये जो कंप्यूटर की जो थ्योरीज होती है ना। तो द थिंग इज़ दैट जब मेरे पास ये आर्टिकल्स आए तो आई जस्ट डिड रिसर्च, और रिसर्च के बाद मैंने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। तो द मेन थिंग इज़ द रिसर्च, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है। जैसे मैंने आपको बता दिया, मेडिकल की फील्ड में मैं मेडिकल के आर्टिकल्स नहीं लिख सकती बिकॉज आई एम नॉट द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल, और इसी तरह बाकी लोग भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये कि बाकी जो थोड़ी बहुत ऐसी फील्ड्स हैं तो उसमें आप थोड़ा बहुत, हाँ स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। बाकी कैजुअल जो भी चीज़ें हैं उसमें एक्सपर्टीज़ का लेवल इतना हाई नहीं होता और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने चैट जीपीटी की जो पूछी है, तो द थिंग इज़ दैट चैट जीपीटी बेसिकली एक टूल है। जैसे कि किचन में हम काम करते हैं, खाना हमें बनाना होता है, हमारे पास टूल्स क्या हैं, ब्लेंडर, ग्राइंडर, ये सारे हमारे टूल्स हैं। वो टूल्स खाना नहीं बना सकते, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। लेट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इसी तरह से चैट जीपीटी आपका एक टूल है, उससे आप थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल भी आर्टिकल्स लिखकर नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक टूल है, उसके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। असल क्रिएटिविटी आपके अपने माइंड की होती है। एंड I never allow to use ChatGPT in my content, in my assignments, ठीक है, क्योंकि अभी आप इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। एंड द थिंग इज़ दैट आई एम लिंक्ड विद अपवर्क, मैं अपवर्क पे डेली बहुत सारे क्लाइंट से बात कर रही होती हूँ। चैट जीपीटी का जोर एक टाइम था कि वो जब आया था उस टाइम पे बड़ा जोर था, राइटिंग की डिमांड्स कम हो गई थी, बट अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिनेरियो बिल्कुल अपोजिट हो चुका है, क्योंकि गूगल ने अपनी सारी एनालिटिक्स चेंज कर दी हैं। अब वो एआई कंटेंट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करता।
उसे ह्यूमन कंटेंट चाहिए, और ह्यूमन कौन है? मैं और आप हैं, हम और आप ही जनरेट कर देंगे, चैट जीपीटी नहीं देगा। ठीक है।